हर कोई बात कर रहा है कि शेयर मार्केट में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 15 लाख करोड़ का स्कैम कर दिया है। भैया नया हर्षद मेहता मार्केट में आ गया है। जो राजेश मेहता है उसने हर्षद मेहता से भी बड़ा स्कैम किया है भाई, 15 लाख करोड़। 5 साल में अगर आप देखोगे जो राजेश एक्सपोर्ट्स हैं उनका शेयर 80% से ज्यादा गिर चुका है। एक टाइम पे जो शेयर ऑलमोस्ट 800-900 के लेवल पर था, आज 100 के भी नीचे निकल चुका है। तो भाई इन्वेस्टर्स का एक जबरदस्त नुकसान हुआ है। बट क्या ये सच में स्कैम हुआ है या फिर कोई और बात है? आज इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट 8 पॉइंटर्स में मैं आपको ये पूरा केस समझाने वाला हूँ। एक चीज़ मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आप इंटरनेट पे अभी तक कितनी भी वीडियोस देखकर आए हो, आज इस वीडियो के अंदर आपको एक्चुअल में कंप्लीट ट्रांसपेरेंट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप लोगों को ऊपर ऊपर की बातें न्यूज़ चैनल्स ने बता दी होंगी, 15 लाख करोड़ का स्कैम हो गया मार्केट में, इन्हें हर्षद मेहता आ गया। बट रियलिटी में हुआ क्या है, इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ आएगा कि एक एक चीज को मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा। व्हाट इज द रियल मैटर। अब सबसे पहले समझते हैं जो राजेश एक्सपोर्ट्स है, जो एक कंपनी है जिसका नाम आपको मिल जाएगा REL के नाम से भी, ठीक है ना। ये आपको आपके डीमेट अकाउंट में भी शेयर दिख रहा होगा। आज इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है आज इतना गिरने के बाद वो है 3 लाख करोड़। लोग कह रहे हैं 3 लाख करोड़ की कंपनी ने 15 लाख करोड़ का फ्रॉड कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? एक कंपनी की वैल्यूएशन है 3 लाख करोड़, वो 15 लाख करोड़ का फ्रॉड कर देगी, ऐसा कैसे हो सकता है? एनीवेज, तो मैंने आपको ये चीज़ पहले बताई कि आज अगर आप मार्केट कैप देखते हैं तो यस 3000 करोड़ की है शेयर के गिरने के बाद। बट सेबी कह रही है कि इन्होंने 5 साल के अंदर नंबर्स मैनिपुलेटेड दिखाए हैं और यस 15 लाख करोड़ का इन्फ्लेटेड रेवेन्यू दिखाया है। अब इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट उठा के देखेंगे तो आपको समझ आएगा फाइनेंशियल ईयर 2025 के अंदर कंपनी ने जो रेवेन्यू दिखाया था वो था 4,23,217 करोड़ का। ये कंपनी का रेवेन्यू था। अब देखो 4 लाख करोड़ का रेवेन्यू, तो प्रॉफिट कितना होगा? आपको यार प्रॉफिट भी अच्छा खासा होगा, कम से कम 400-500 करोड़ तो मिनिमम होगा। नहीं यार, उससे भी कम था, सिर्फ 95 करोड़ था, सिर्फ 95 करोड़। इसका मतलब है कंपनी इतना बड़ा रेवेन्यू कर रही है 4 लाख करोड़ से ऊपर का सिर्फ 0.02% मार्जिन पर। अब ये काफी टाइम से इन्वेस्टर्स को समझ भी नहीं आ रहा था, तो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे एक इन्वेस्टर ने सेबी को कंप्लेंट करी और ये पूरा खुलासा खोला है। तो देखिए ये कंपनी पैसा कैसे कमाती थी। इस कंपनी का आज मैं आपको पूरी बारीकी में समझाऊंगा, थोड़ा बस 5 मिनट दीजिएगा, आपको पूरा केस समझ आ जाएगा। तो कंपनी कहती थी जो मेरा रेवेन्यू आता है, जो ये राजेश एक्सपोर्ट्स का रेवेन्यू आता है, ये रेवेन्यू आता है इनका, एक कंपनी है स्विट्जरलैंड में जिसका नाम है वालकाम्बी SA। अब इस कंपनी को राजेश एक्सपोर्ट्स ने $400 मिलियन कैश में खरीदा था, मतलब सीधा पैसा दिया था इस कंपनी को खरीदने के लिए 2015 में। तो ये कंपनी जो है इनकी एक ओवरसीज सब्सिडरी है, ऐसा राजेश एक्सपोर्ट्स कहते हैं। अब ये कंपनी एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है। अब ये करती क्या है, ये कंपनी करती है गोल्ड रिफाइनिंग। सो आप समझ लीजिए कि गोल्ड की बार्स बनानी है, तो गोल्ड जो आता है वो रॉ फॉर्म में आता है, उसकी बार्स बनानी है, तो जो रिफाइनरी का काम है ये कंपनी करती है। अब ये कंपनी राजेश एक्सपोर्ट्स की एक प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग इंजन है, और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा राजेश एक्सपोर्ट्स बोल रहे हैं कि हमारा रेवेन्यू इस कंपनी से आता है। अब सेबी क्या कहती है, सेबी इस कंपनी की वालकाम्बी की ऑडिटेड अकाउंट रिपोर्ट देखती है जो KPMG ने ऑडिट किया था, और पता लगता है यार इनका रेवेन्यू तो सिर्फ 542 करोड़ है, मतलब 540 करोड़ के आसपास है। और देखो आप मेरी बात को समझो, मैं कह रहा हूं मुझे जो इनकम आती है आपसे आती है, आप कमा रहे हो 20,000 रुपये, तो मेरी कमाई 20 लाख कैसे हो सकती है? मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे और कहीं से पैसा आता ही नहीं है, मुझे जो पैसा आता है आपसे आता है। तो अगर आप 20,000 कमा रहे हो और आप 20,000 मुझे दे दोगे तो मेरे पास 20 लाख की कमाई कैसे हो सकती है? सेम सेबी ने क्वेश्चन किया। सेबी ने कहा कि यार ये कंपनी जब 542 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है तो तुम कैसे बोल रहे हो? अब ये फाइनेंशियल ईयर 2024 की मैं बात बता रहा हूं कि जो राजेश एक्सपोर्ट्स है वो कैसे बोल रहा है कि उन्होंने 2,80,000 करोड़ का रेवेन्यू कर दिया। 2.8 लाख करोड़ का रेवेन्यू कैसे कर दिया जब इस कंपनी का रेवेन्यू 542 करोड़ है? सोचने वाली बात है। अब मैं जब थोड़ा इसके बारे में स्टडी कर रहा था मुझे पता लगा
थोड़ा सा देखो इन्होंने कितने सारे पेज घुमा रखे हैं। जो ये वालकाम्बी है, इस कंपनी की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम है GGR। अब जो ये GGR कंपनी है, ये कंपनी के जो शेयर्स हैं वो REL सिंगापुर PT लिमिटेड के पास है 95%, और जो हमारी इंडिया की राजेश एक्सपोर्ट्स है उसके पास है 5%। और इस REL सिंगापुर की जो 100% होल्डिंग है वो हमारी राजेश एक्सपोर्ट्स के पास है। ओके भाई, ये क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आई, क्या बात बोली। तो एनीवेज इसे आप दोबारा सुन लेना, मैंने आपको बिल्कुल सही समझाया कि जो वालकाम्बी ऐसे है, इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो GGR है, और उस कंपनी के शेयर एक राजेश एक्सपोर्ट्स की एक सिंगापुर के अंदर कंपनी है, उसके पास 95% शेयर है, बचे हुए 5% इंडियन कंपनी के पास है, और सिंगापुर वाली कंपनी के जो शेयर्स हैं वो इंडिया वाली कंपनी के पास है। आप कहोगे यार ये क्या क्या उलझने हैं, तो ये उलझने समझाने की कोशिश करी मैंने। तो मैंने क्या देखा कि अब आप देखो, जो ये GGR है ये सिर्फ एक होल्डिंग कंपनी है, मतलब इसका खुद का कोई बिजनेस नहीं है। इसको सारा का सारा बिजनेस जो है वो वालकाम्बी से ही आ रहा है। जो वालकाम्बी के 100% शेयर्स हैं वो GGR के पास है। अब आप समझिएगा बात को। अब वालकाम्बी का जो रेवेन्यू है वो है 542.68 करोड़ का, और GGR का रेवेन्यू है 2.94 लाख करोड़ का, और यहां पर जो मेन राजेश एक्सपोर्ट्स है उसका रेवेन्यू है 2.8 लाख करोड़ का। भाई कुछ नहीं समझ आ रहा कि एक कंपनी से 500 करोड़ का रेवेन्यू दिखा रही है, उसकी जो पेरेंट कंपनी है वो 294 दिखा रही है, और जो उसकी भी पेरेंट कंपनी है वो उल्टा कम रेवेन्यू दिखा रही है। तो सेबी को लगा भाई वो झोलझाल हो रहा है। अब ये कंपनी क्या बोलती है, कहती है नहीं 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 देखो आप गलत समझ रहे हो। सेबी को बोलती है राजेश एक्सपोर्ट्स की आप गलत समझ रहे हो। जो वालकाम्बी है वो तो देखो प्रोसेसिंग करती है, वो सोना पिघला के बिस्किट बनाती है, तो उसको तो प्रोसेसिंग फीस का पैसा आता है। तो हम क्या कह रहे हैं, उसका वही रेवेन्यू है। तो जो प्रोसेसिंग फीस हमने कमाई वही हमारा रेवेन्यू है। तो सिर्फ प्रोसेसिंग फीस में इस कंपनी ने 540 करोड़ के आसपास कमाए थे। और जो GGR है उसका रेवेन्यू हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि उसने गोल्ड बेचा है, तो गोल्ड देखो कितना महंगा है, तो रेवेन्यू इसलिए बड़ा चढ़ाकर हमने दिखाया है। सेबी कहती है ऐसा है, मुझे मत समझाओ। ये जो GGR है तुम्हारी होल्डिंग कंपनी है, इसका अपना बिजनेस हो ही नहीं सकता। तो जब इसका बिजनेस हो नहीं सकता तो तुम कैसे रेवेन्यू दिखा रहे हो, क्या कर क्या रहे हो? तो तुम चीट कर रहे हो इन्वेस्टर्स को, सिर्फ अपना रेवेन्यू बड़ा चढ़ाकर दिखा के। ऐसा सेबी बोलती है। और जैसे ही सेबी बोलती है और सेबी का इंटरिम ऑर्डर आता है, इंटरिम ऑर्डर आने के बाद आप देखिए स्क्रीन पर जो शेयर है रोज लोअर सर्किट मार रहा है। 5% रोज शेयर गिर रहा है। 5 साल में 80% तो गिरा, बट ये इंटरिम ऑर्डर आने के बाद तो आप समझ लो कि इनकी नैया डूब गई है भाई। अब आप यहां से आगे समझिए, ये था एस्पेक्ट नंबर 1। मैंने बोला ये पहला पॉइंटर था। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सेबी ने इन्वेस्टिगेट करी, और जब मैंने बारीकी से समझा चीजों को तो मुझे लगा यार आपको तो डिटेल में समझाना चाहिए। अब देखिए आगे क्या हुआ। फाइनेंशियल ईयर 2022 और 24 के बीच में जो REL है वो दिखाती है कि सेल एंड परचेज से जो टर्नओवर आया वो तकरीबन 11,487 करोड़ का आया। अब देखो इन नंबर्स को कैसे इन्फ्लेट किया गया, जरा ध्यान से समझना, ठीक है। तो इनके स्टैंड अलोन रेवेन्यू में, इंडिया के स्टैंड अलोन रेवेन्यू में 66% शेयर था, जो ये 11,487 करोड़ आया। बट ये सेल एंड परचेज हुआ क्या? देखो आप कहोगे कंपनी क्या करती है, कंपनी एक्सपोर्ट करती है गोल्ड को, तो उन्होंने गोल्ड खरीदा होगा, गोल्ड बेचा होगा, या फिर इनके स्टोर्स भी हैं। तो साउथ इंडिया के अंदर इनके ज्वेलरी स्टोर्स भी हैं, शायद शुभ के नाम से इनके स्टोर्स हैं, बट उस स्टोर्स पे ज्वेलरी बेची होगी? नहीं भाई, इन्होंने करी ट्रेडिंग। बट ट्रेडिंग करी किसने, बड़े ध्यान से देखना। अब ये रेवेन्यू दिखाया किसने? ये सेल्स एंड परचेज जो हो रही है कौन दिखा रहा है? ये दिखा रही है REL, राजेश एक्सपोर्ट्स। अब ये कैसे कर रही थी? ये कर रही थी एफ्लुएंस शेयर्स एंड स्टॉक्स के नाम से एक ब्रोकर है, उसके ब्रोकर प्लेटफॉर्म के ऊपर ये कह रहे थे कि सेल्स एंड परचेज हुई है। बट किस चीज की हुई है? सबसे पहले तो यहां पर आ गया ट्विस्ट। एफ्लुएंस ने क्या बोला? जो ट्विस्ट आया वो ये आया, एफ्लुएंस ने बोला भैया ये जो REL है ये तो हमारा क्लाइंट है ही नहीं, राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड हमारा क्लाइंट है ही नहीं, हमारी क्लाइंट बुक में इस नाम का कोई अकाउंट ही नहीं है, ये हमारा क्लाइंट नहीं है। तो बात आती है भैया ये जो 11,400 करोड़ से ऊपर की आप बात कर रहे हो, ये टर्नओवर कहां से आया? ये पता लगा, सेबी ने रिपोर्ट निकाली और पता लगा कि जो राजेश मेहता है, अब ये थोड़े से हर्षद मेहता जैसे निकल रहे हैं। हर्षद मेहता भी आप जानते हो कि वो स्टॉक्स में मैनिपुलेशन करते थे, ट्रेडिंग करते थे। जो राजेश मेहता साहब हैं, इन्होंने गोल्ड में डेरिवेटिव ट्रेडिंग करी, जिसे आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बोलते हो ना,
तो इन्होंने गोल्ड के अंदर, गोल्ड का बिजनेस है, कह रहे गोल्ड के अंदर तो फिर हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में क्या होता है यार, आप अपना टर्नओवर कितना भी बड़ा दिखा सकते हो। एक आम आदमी का टर्नओवर हजारों करोड़ का हो सकता है। आप कहोगे कैसी बातें करो, कैसे हो सकता है? मैं आपको भी बता देता हूँ कैसे हो सकता है। आप बात करते हो निफ्टी कितने की, मान लेते हैं 22,000 की निफ्टी है, 23,000 की निफ्टी है। तो अगर आप निफ्टी के ऑप्शन खरीदते हो, मान लेते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शन 10 रुपए में खरीदते हो, तो बात तो यही होगी ना कि आपने 22,000 की निफ्टी खरीदी और आपने इंटू जितने लॉट्स खरीदे, मान लेते हैं आपने 65 का एक लॉट खरीदा, तो आपने 10 रुपए के हिसाब से 650 रुपए दिए। बट आपका, आप समझो आपका टर्नओवर कितना काउंट होगा, टर्नओवर समझना पड़ेगा। मान लेते हैं 23,000 की निफ्टी है इंटू 65, तो 650 रुपए लगा के आपका टर्नओवर काउंट होगा ऑलमोस्ट 15 लाख रुपए। तो 15 लाख रुपए का आपका टर्नओवर काउंट हो गया भाई। 650 रुपए लगा के आपने 15 लाख का टर्नओवर किया। यस, आपकी बुक्स में 15 लाख का टर्नओवर होगा। अब आपने मान लीजिए ना कोई प्रॉफिट किया ना कोई लॉस किया, तो 15 लाख रुपए का आपने निफ्टी खरीदा और 15 लाख का आपने निफ्टी बेच दिया। आपको क्या ये कौन सी गणित है? यस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर हजारों करोड़ों का टर्नओवर हो जाता है आम लोगों का। तो ये तो कंपनियां हैं। इन्होंने अगर एफएनओ ट्रेडिंग करी तो इन्होंने बोला भैया हाँ हमारा 11,000 करोड़ का रेवेन्यू हुआ। अब वो 11,000 करोड़ का रेवेन्यू पहले बात तो कंपनी ने किया ही नहीं। किसने किया? राजेश मेहता साहब ने किया। अब समझिएगा बात को, राजेश मेहता साहब ने ये ट्रेडिंग करने के लिए पैसा कहां से लिया? इन्होंने अपनी कंपनी से पैसा लिया। आप लोग इनके कंपनी के शेयर्स खरीदते हो और शेयर्स खरीद के इस कंपनी के पास जो पैसा गया इन्होंने दे दिया जी अपने प्रमोटर को, राजेश मेहता को, और उन्होंने मार्जिन दे दिया ब्रोकर को, भैया मुझे ट्रेडिंग करनी है जी, लो जी पैसा आ गया। अब वो पर्सनल ट्रेड्स थे भाई, पर्सनल ट्रेड्स, कंपनी के ट्रेड नहीं थे, बट पर्सनल ट्रेड में जो सेल एंड परचेज हुई। अब भाई आपने परचेज किया कि आपने गोल्ड का फ्यूचर खरीद लिया, आपने गोल्ड का फ्यूचर बेच दिया, आपकी ये सेल एंड परचेज थी, बट ये तो पर्सनल ट्रेड थी। बट इससे दिखाया गया कि ये कंपनी का टर्नओवर है, और सेबी कह रही है यार शर्म करो, तुम टर्नओवर मैनिपुलेशन इस तरीके से कर रहे हो, इसे भी टर्नओवर दिखा रहे हो, वाह। अब चलते हैं तीसरे ट्विस्ट पे। कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को बोलती है हमने ना अफ्रीका के अंदर गोल्ड माइंस खरीदे हैं, तो वहां से हमारी गोल्ड माइन होके आती है, फिर वो जो गोल्ड है वो स्विट्जरलैंड जा रहा है, वो रिफाइन होने जा रहा है, देखो हमारा कितना बढ़िया बिजनेस चल रहा है। सेबी कहती है जरा वो दिखाना, गोल्ड माइन के पेपर्स दिखाना, कागजात दिखाना, तुमने 1035 करोड़ की गोल्ड माइंस खरीदी हैं, दिखाओ कागज दिखाओ। तो कंपनी कहती है वो दिखाएंगे जी, अभी देखते हैं कहाँ पड़े हैं वो कागज, शायद अफ्रीका में खो गए होंगे। कहने का मतलब है कि लोगों को लगा कि स्ट्रॉन्ग एसेट बेस है इस कंपनी का, बट सेबी को क्लियरली दिखा कि भैया कोई वैल्यूएशन रिपोर्ट आपने नहीं दी है इन गोल्ड माइंस की, कोई रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट नहीं आई है, कोई सॉलिड प्रूफ नहीं दिया कि आपकी गोल्ड माइन है कहाँ और कौन सी ट्रांजैक्शन है वो 1000 करोड़ की जहां पे आपने गोल्ड माइन खरीदी है। कैश में खरीदी, कैश में, मतलब 2 नंबर का पैसा है, वी डू नॉट नो। तो सेबी कह रही है कि भैया ये जो आपने क्लेम किया है ये अनसब्सटैंशिएटेड क्लेम है आपका, अफ्रीका में गोल्ड माइंस है, वेरी गुड, पता नहीं। फिर आप कहोगे यार ये जो कंपनी ये पैसा कमा रही है गया कहाँ, हुआ क्या, स्कैम क्या हुआ? तो आप समझिएगा, ये पैसा गया है राजेश मेहता जी के अपने पर्सनल अकाउंट में। ज्यादा नहीं, कंपनी से ज्यादा नहीं लिया इन्होंने, सिर्फ 338 करोड़ के आसपास लिया। भाई कंपनी का पैसा कंपनी का होता है, आप अपने अकाउंट में नहीं ले सकते, सिंपल सा रूल होता है। वो कंपनी का पैसा आपका नहीं, आप सैलरी ले सकते हो कंपनी से, बट क्या 300-400 करोड़ की सैलरी ले लोगे क्या? जो इनका बेटा है सिद्धार्थ मेहता, उनके अकाउंट में कुछ 21.25 करोड़ रुपीज लिए गए। आप कहोगे यार इतनी बड़ी कंपनी है यार 21 करोड़ तो ले ही सकते हैं। बात को बड़े ध्यान से समझना, सिद्धार्थ मेहता कंपनी का खर्चा अपने पर्सनल क्रेडिट कार्ड से और अकाउंट से कर रहे थे, या फिर इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि खर्चा वो अपना कर रहे थे पर दिखा रहे थे कि ये कंपनी का खर्चा है। मान लो घूमने गए, तो मैं तो बिजनेस ट्रिप पे गया था अपने क्रेडिट कार्ड से, एक रेस्टोरेंट में गए, 50,000 रुपए का बिल आ गया मान लो, है ना, तो वो तो बिजनेस मीटिंग थी, मेरे साथ कोई गर्लफ्रेंड थोड़ी गई थी। मैं कोई बात नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा कुछ हुआ या नहीं हुआ, बट सेबी ये बोल रही है कि इन्होंने क्रेडिट कार्ड्स और अकाउंट से खर्चा किया है कंपनी के नाम पर, जो कि अलाउड नहीं होता, वो रेयर केसेस में अलाउड होता है विद द प्रूफ। तो ये 21 करोड़ रुपए अकाउंट में लिया गया और खर्च कर दिया गया। व्हाट आर यू डूइंग मैन? इसके अलावा आप देखिए एक एलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड है, एक ईवी कंपनी है, आरईएल ने इस कंपनी को 565.88 करोड़ रुपीस दिए, बट इस कंपनी ने जो वापस करे वो सिर्फ 350 करोड़ के आसपास वापस करे।
अभी 215 करोड़ के आसपास नेट आउटफ्लो है, जो पैसा आना बाकी है। अब देखो यहां पर हुआ क्या यार, कोई इंटेलिजेंट शेयर होल्डर था आपकी तरह, उसने कहा यार कंपनी का ना मैंने स्टॉक खरीद रखा है बट ये सही नहीं चल रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, कुछ तो गड़बड़ है कंपनी के साथ। तो इसने इन्वेस्टिगेट किया और इसने सेबी को कंप्लेंट करी। कंप्लेंट क्या करी कि आरईएल के जो ट्रेड रिसीवेबल्स हैं वो 2 साल से आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब है कि कंपनी को पैसा लेना है लोगों से, बट 2 साल से कंपनी के पास पैसा आ नहीं रहा है। वैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप किसी से कोई सर्विस लेते हैं, आपने कोई सर्विस ली, कोई प्रोडक्ट लिया, आपके पास अगर बिल आ गया और आपके पास सामान पहुंच गया तो आपको लास्ट 6 महीने के अंदर पैसा चुकाना होता है। ये हर कंपनी के लिए रूल है, 6 महीने में पैसा चुकाओ, वरना जीएसटी का इनपुट नहीं मिलता, वो सब दोबारा से मतलब सब एक तरीके से बेकार हो जाता है। तो पॉइंट यहां पर यह है कि 6 महीने में पैसा आना चाहिए हर कंपनी के पास। ये 2 साल से पैसा कैसे नहीं आया, ये एक शेयर होल्डर ने सेबी को कंप्लेंट कर दी। अब क्या होता है, पता लगता है कि कंपनी को कुछ 2914 करोड़ लेने हैं, ठीक है, ये ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। बट कंपनी कहती है कि हमें कुछ लोगों को देना भी तो है। तो कंपनी बड़ी चालाकी से ट्रेड रिसीवेबल्स को ट्रेड पेबल्स के साथ ऑफसेट कर देती है कि भाई अब हमें कुछ नहीं लेना देना। मतलब लेना था पैसा, जैसे इस कंपनी से पैसा लेना था, बट इसका नाम ना दिखे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिखाया कि हमें देना भी है, तो उसकी वजह से जो इनके जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल्स थे वो छुप गए। इन्होंने एक स्कीम बना दी, सेबी ने ये स्कीम भी पकड़ ली कि भाई ये क्या है। देखो सेबी ने जो इन्वेस्टिगेशन करी है वो बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन करी है। सेबी ने बोला, जब रेगुलेटर्स ने इन्हें कॉर्पोरेट करने के लिए बोला तो इन्होंने हवाला दिया स्विट्जरलैंड के लॉ का। अब जब फॉरेंसिक ऑडिटर बीडीओ इंडिया पहुंचे तो इन्होंने अपना जो ईआरपी सिस्टम है उसका एक्सेस देने से मना कर दिया। मतलब जो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का सिस्टम है उसे एक्सेस नहीं करने दिया गया। इन्होंने बोला जो स्विट्जरलैंड का जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ है वो हमें अलाउ नहीं करता कि हम आपको डेटा शेयर करें। सेबी ने बोला अच्छा ऐसा है, हमें मत सिखाओ। स्विट्जरलैंड का लॉ जो बोलता है कि डेटा प्रोटेक्शन का जो लॉ है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, वो तुम्हारी ऐसी लिस्टेड कॉर्पोरेशंस के लिए नहीं है जिन्होंने लोगों से पैसा उठा रखा है, उनके लिए नहीं है। तो हमें डेटा चाहिए, सारी परचेज ट्रांजैक्शंस दिखाओ। इन्होंने कितनी ट्रांजैक्शंस दिखाई, 2%। सेबी ने बोला सारा सेल्स का रिकॉर्ड दिखाओ। इन्होंने कितना दिखाया, 35%। अब यहां पर लोग कह रहे हैं यार डेटा दिखाया नहीं गया, बट सबसे बड़ा एंगल आ रहा है एलआईसी का। आप भी सोच रहे होगे अभी तक मैंने एलआईसी की क्यों बात नहीं करी, क्योंकि पहले आपको समझाना जरूरी था कि घोटाला हुआ क्या है। अब एलआईसी पे क्वेश्चन क्या उठ रहा है कि भैया तुम्हारे इस कंपनी में 10.8% स्टेक्स हैं, तुम्हारा अपना पैसा तो है नहीं, तुमने जो मिलियंस ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है उनका पैसा इस कंपनी में डाला। तो जब ये कंपनी की आपको सस्पिशियस एक्टिविटी दिख रही थी, चलो वो भी छोड़ो, शेयर गिर रहा था, आप कोई फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस कुछ तो करते होगे या आंखों पे पट्टी बांध के पैसा लगाते हो। अगर पैसा लगा रहे हो तो कुछ तो एनालिसिस करते हो, आप भी अपना स्टॉप लॉस काटते हो ना। अगर आपने एक ट्रेड ली और वो ट्रेड में नुकसान आ रहा है तो स्टॉप लॉस काटोगे। शेयर 80% गिर गया और तुमने अपनी होल्डिंग्स निकाली ही नहीं, इसका मतलब क्या है, कुछ तो दाल में काला है। तो यहां पर एलआईसी का फैक्टर सामने आ रहा है कि भाई एलआईसी ने इस कंपनी में इतनी बड़ी स्टेक्स क्यों ले रखे हैं। आज भी कंपनी छोटी मोटी नहीं है, 3000 करोड़ की तो आज भी कंपनी है। तो अगर 10.8% के स्टेक्स लगाऊं तो 300 करोड़ रुपए तो आज है, बट 300 थोड़ी था, शेयर तो एक टाइम में 900 था। तो आप समझो एक टाइम पर ये पैसा ही मान लो 2500-2700 करोड़ था, आज वो 300 करोड़ रहेगा। क्या कर क्या रहे हो भाई तुम। फाइनली दोस्तों स्टॉक मार्केट पर आपको इंपैक्ट दिख ही रहा है, रोज शेयर 5% गिर रहा है। जब से सेबी का इंटरिम ऑर्डर आया कंपनी की वॉट लगी पड़ी है। 5 साल के अंदर 80% शेयर डाउन किसे कहते हैं, लोगों का पैसा यहाँ पर बर्बाद हुआ है। बट एक कंपनी क्या क्लेम कर रही है अभी कि हमने 400 GB का डेटा शेयर किया है। ऐसा थोड़ी है, जो सेबी है उसने वालकाम्बी का इबिट्टा देखा है, रेवेन्यू थोड़ी देखा है। अब यहां पर आप लोगों के लिए एक सवाल है, मैंने अभी यहां पर इबिट्टा बोला, इबिट्टा की फुल फॉर्म क्या है यह आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएंगे। देखते हैं आप लोगों की जानकारी कितनी अच्छी है। फाइनली कंपनी ये बोल रही है कि यार आप बोल रहे हो, सेबी बोल रही है कि हमने रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाया। अगर हमने रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाया तो क्या हमने प्रॉफिट भी बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, नहीं ना।
प्रॉफिट तो जितना उतना ही दिखा रहे हैं। अगर हम रेवेन्यू को ज़्यादा दिखा रहे हैं और प्रॉफिट कम दिखा रहे हैं तो इससे दिख रहा है कि हमारे मार्जिन कितने छोटे हैं, हमारा मार्जिन थोड़ी बढ़ गया। तो ऐसा हम क्यों करेंगे, हम क्यों बढ़ा चढ़ाकर रेवेन्यू दिखाएंगे? वेल, क्यों दिखाएंगे तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना। सेबी कह रही है कि भैया जो राजेश मेहता जी आप हैं, आप अब अपने ही शेयर में और कोई ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको बार कर दिया गया है REL के शेयर्स के अंदर ट्रेड करने से। और जो नेशनल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है NFRA, इन्हें बोला गया है कि भैया इस कंपनी के जो ऑडिटर्स हैं उनके ऊपर आप एक्शन लें, क्योंकि ये एक लिमिटेड कंपनी है। लोगों के सामने रेवेन्यू बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। ये ऑडिटर्स ऐसी ऑडिट रिपोर्ट कैसे साइन कर रहे थे? जरा इन पे भी आप एक्शन लीजिए। अब आप लोग फाइनली बताइएगा कमेंट्स में, क्या ये एक स्कैम है या फिर जैसा REL के लोग बोल रहे हैं कि ये कम्युनिकेशन गैप है? व्हाट डू यू थिंक व्हाट इट इज? फाइनली मैं आप लोगों को एक चीज दिखाना चाहता हूं, बड़े ध्यान से मेरी स्क्रीन पर आप देखिएगा। अब देखिए, लोगों को जो नुकसान हुआ राजेश एक्सपोर्ट्स के शेयर में वो क्यों हुआ? क्योंकि लोग इस होप में बैठे रहे ये शेयर बढ़ेगा बढ़ेगा, बट ये गिरता चला गया। देखो, अगर कोई स्टॉक आपको नुकसान दे रहा है तो उसे आपको काटना चाहिए और ऐसे स्टॉक्स पर बैठना चाहिए जो आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। अब ये स्टॉक 80% गिरा, बट मैं आपको बता सकता हूँ स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे शेयर हैं जो 200, 300, 500% बढ़े हैं इन्हीं 5 सालों में। तो अगर आप इस शेयर से निकल जाते और ऐसे शेयर में बैठ जाते जो बढ़ रहा था तो आपका प्रॉफिट हो जाता। मैं आपको दिखाता हूँ एग्जाम्पल। आप जाते हैं इन्वेस्टिंग प्रो पर। अब मैं इसे खुद फॉलो करता हूँ इसलिए मैं इसे प्रमोट भी कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इन्वेस्टिंग प्रो पर आपको दिखेगा प्रोपिक्स AI। अब यहाँ पर जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर अलग अलग स्ट्रैटेजी दिखेंगी, जैसे भारत मार्केट आउट परफॉर्मर्स, भारत बार्गेन्स, भारत स्मॉल कैप जेम्स, भारत मिड कैप मूवर्स। सो यहाँ पर आपको अलग अलग स्टॉक्स दिखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर जाता हूँ भारत स्मॉल कैप जेम्स में। अब आपको क्या दिखेगा, बड़े ध्यान से देखिए। 5 साल की अगर मैं बात करूं तो निफ्टी स्मॉल कैप ने रिटर्न दिया 96% की। अगर आपने इंडेक्स में पैसा लगाया होता या एक ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया होता जो निफ्टी स्मॉल कैप में पैसा लगा रहा है, तो आपका 96% रिटर्न बना होता, लगभग पैसा डबल हो गया। बट अगर आपने इनका पोर्टफोलियो फॉलो किया होता तो एक ध्यान से देखिए चीज को, 5 साल में 1000% से ज्यादा की रिटर्न बनी है। 1000% से ज्यादा की रिटर्न, मतलब अगर मैं आपको पैसे के टर्म्स में दिखाऊं तो अगर किसी ने 10,000 लगाए थे तो यहां पर उसके 19,000 हुए, बट यहां पर 1,15,000 हो गए। अगर किसी ने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था तो निफ्टी स्मॉल कैप में 1,96,000 बने, बट यहां पर 1 लाख के 11 लाख बन गए। कैसे? यहां पर हर महीने की 1 तारीख को एक रिपोर्ट आती है जिसमें बोला जाता है कि भैया ये स्टॉक्स आप ले लो और ये स्टॉक्स आप निकाल दो। तो आप यहां पर देखो, इन्होंने कभी बोला था कि रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टॉक ले लो, बट आप देखो कि इसे कितने % लॉस पे कटवाया। 47% लॉस में बोला कि भैया इसे निकाल दो। अब आपको 47% का लॉस हो गया, सर क्या रिकमेंड कर रहे हो? बड़े ध्यान से देखना। इन्होंने बोला कि भाई प्राइस ट्रेंड चेंज हो चुका है, वैल्यूएशन के कंसर्न्स है, यहाँ पे पूरा रैशनल दिया जाता है कि क्यों निकाला जा रहा है। अब इसके अलावा एक स्टॉक को 23% पे निकाला गया, 7, 6, 4, 2, 1, इतने लॉस में ये स्टॉक्स को निकाला गया। वैल्यू बताई गई कि कब निकालना है, बट कुछ और भी स्टॉक्स को हटाया गया, जैसे इसे 4% के प्रॉफिट पे, इसे 30% के प्रॉफिट पे, इसे 45% के प्रॉफिट पे, इसे 60% के प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट पे भी आपको निकाला जा रहा है, लॉस पे भी आपको निकाला जा रहा है। ऑल इन ऑल आपने 1 महीने के अंदर अपने पोर्टफोलियो से इन स्टॉक्स को निकाल दिया और इन स्टॉक्स को ऐड कर लिया। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूं, आप जब अभी जैसे मार्केट तो नीचे ही है ना, ये स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, एक बार आप जाके देखिएगा क्या ये स्टॉक जब से बताए गए 1 तारीख को ये आता है हर महीने की, 1 जून को आए ये स्टॉक्स के रिकमेंडेशन। आप चेक कीजिएगा स्टॉक्स ऊपर गए नीचे गए, आप खुद देख कर हिल जाओगे। यहां पर आपको पूरा पोर्टफोलियो मिल जाएगा। जैसे आप पोर्टफोलियो पे क्लिक करोगे कि आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने हैं, ये आपको मिल जाएगा और ये कितने % अपसाइड पे बैठे हैं ये भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, सो ये सारी यहाँ पर पूरी डिटेल्ड एनालिसिस मिल जाती है। ये था एक स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो। मान लीजिए आप कहते हो मैं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, तो आप इस पर क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पर एक पोर्टफोलियो मिलेगा जो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। तो निफ्टी से कंपैरिजन में, निफ्टी ने 5 साल में 50% की रिटर्न दी, इस पोर्टफोलियो ने 412% की रिटर्न दी। अगेन 1 तारीख को बताया गया कि इन स्टॉक्स को खरीद लो, इन स्टॉक्स को आप निकाल दो। जैसे यहाँ पे 27%, 18%, 13% के प्रॉफिट में निकालने के लिए, जो लॉस में भी निकाला गया वो भी बताया गया कि कौन से लॉस में निकालने हैं, और ये पूरा पोर्टफोलियो आपको मिल जाता है। तो मैं कहता हूं कि आप मान लीजिए आप 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं,
5 लाख करना चाहते हैं, 1 लाख करना चाहते हैं, 50,000 करना चाहते हैं, 20,000 रुपए करना चाहते हैं, आप यहां पर क्या कर सकते हो, इन स्टॉक्स को फॉलो करो और हर महीने की 1 तारीख को आपको बताएंगे कौन से स्टॉक्स को लेना है, कौन से को निकाल देना है। तो इन्वेस्टिंग प्रो का मैं आपको लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। जो मैं आपको लिंक दे रहा हूं वो एक स्पेशल लिंक है, क्योंकि जब आप यहां पर जाके पे करने जाओगे तो मैं आपको दिखाता हूं, आपको देखने से समझ आएगा। तो जैसे ही आप यहां पे क्लेम सेल पे क्लिक करते हो, आपको यहां पर जो भी ऑफर दिख रहा है ना, जो मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, उससे आपको 15% का एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा, एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्दो मैं एक प्रोमो कोड भी आपको स्क्रीन पर दे देता हूं, ये प्रोमो कोड भी आप अप्लाई कर सकते हो, बट आपको 15% एक्स्ट्रा मिल जाएगा सेल के ऊपर, जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। सो इन्वेस्टिंग प्रो को आप डेफिनेटली जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि लोगों का नुकसान होता है, क्योंकि शेयर्स को नुकसान में काटना भी जरूरी है। मैंने आपको क्यों दिखाया ये, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स को इन्होंने लॉस में भी निकाला है, प्रॉफिट में भी निकाला है। हर बंदा सिर्फ प्रॉफिट दिखाता है, बट लॉस को काटना जरूरी है कि वो लॉस और बड़ा ना बन जाए। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे मिड कैप का जो पोर्टफोलियो है, इसके अंदर देखो कुछ स्टॉक्स को जो 14% पे निकाला गया, बट कुछ स्टॉक्स को 18, 22, 29% के प्रॉफिट में निकाला गया। तो ओवरऑल आपका पोर्टफोलियो चलता चला जाएगा, और जो ये रिटर्न दिख रही है आपको, ये आप खुद जाके मैच कर सकते हो कि भाई अगर आपने खुद से इन्वेस्टमेंट करी और आपने एआई को फॉलो किया तो कितना बड़ा डिफरेंस आपके पोर्टफोलियो में आपको मिल सकता है। फाइनली इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्लिक ऑन द बेल आइकन, कि इस तरीके की आप एक भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो में हमने राजेश एक्सपोर्ट्स के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं कुछ ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजीज देने वाला हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।